मैं मेरे जीवन में बोला हुआ भूलता नहीं हूं और जो बोलता हूं उसको ओन करता हूं। मैंने कहा था कि 370 के कारण अलगाववाद की भावना समाप्त हो जाएगी और जब अलगाववाद की भावना समाप्त होगी सहन आतंकवाद कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मान्यवर, ये बीच मझधार में 40 साल इन्होंने गलतियां करी, 80 के दशक से गलतियां करते आए, संवेदनशील हृदय से सोचते रहे, संवेदनाएं हथियार उठाने वालों के लिए रखे और इस 40 साल की गलती को ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी के 4 साल में सुधर जाएगा। मगर आपकी बात सही है, अपेक्षा ऐसी ही रखनी चाहिए। मैं अब विषय पर मान्यवर, मैं बहुत पास में नहीं जाता। जब चरम सीमा पर थे तब तो आंकड़े बहुत भयावह थे, 90 के दशक में बहुत भयावह आंकड़े थे। परंतु मैं यूपीए शासनकाल की बात करना चाहता हूं। 2004 से 14 जब सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, कुल आतंकवादी घटनाएं 7,217 हुई थी और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई है। ये 10 साल। अब सुन लीजिए, बाद में मुद्दा खड़ा करिए खड़गे जी। 70% की कमी हुई है मान्यवर, 70% की कमी हुई और उसमें धारा 370 हटाने के बाद केवल और केवल 4 साल ही गए। सिक्योरिटी फोर्स और नागरिक टोटल 2829, करीब 3,2900 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। अब मान्यवर 3,000 नागरिक उस वक्त 4 से 14 में मारे गए, 14 से 23 में 891 नागरिक मारे गए। 70% की कमी सिक्योरिटी फोर्सेस और नागरिक, और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी 50% की मान्यवर कमी। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं और मनोज जी खास देखे। आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुने, सोचे और विचार परिवर्तन होता है तो ईश्वर के लिए करे। मान्यवर, ऑर्गेनाइज्ड टाउन पेल्टिंग 2010 में 2654 घटनाएं थी, 2023 में सिर्फ 4 साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई, एक भी नहीं। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग ही नहीं हुई है तो मृत्यु भी नहीं हुई, 0 मृत्यु हुई। मान्यवर, स्टोन पेल्टिंग में जख्मी नागरिकों की मैं बात करता हूं, सिक्योरिटी फोर्स नहीं, नागरिक जो घाटी के हैं वो 6,235 थे, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई है 0 जख्मी। अरे भैया, इनको दिखाई नहीं देता है। सीज फायर वायोलेशन की घटनाएं 2010 में 70 थी और 2023 में 6 हुई। घुसपैठ के प्रयास 489 थे, सिर्फ 48 हुए हैं। मान्यवर, वापिस लौट गए आतंकवादी 18 थे 2010 में, अभी 281 आतंकवादी घाटी छोड़कर। ये संवेदनशीलता का नमूना है नागरिकों के प्रति। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इस पर आक्रामक कार्यवाही करी, ऐसा नहीं है। हमने टेररिज्म की इको सिस्टम को खत्म करने का काम किया। जो टेररिज्म को फाइनेंस करते थे उन पर भी काम किया है। एनआईए द्वारा टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए, 2014 के पहले एक भी केस। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए, पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। और मान्यवर, 229 टेरर फाइनेंस केस में अरेस्ट हुई है
150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, 57 प्रॉपर्टी सीज हुई है और एसआईए द्वारा 134 बैंक अकाउंट में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रकम को फ्रीज करने का काम नरेंद्र मोदी। ये जो कह रहे हैं क्या बदलाव आया है, मैं दिखाता हूं बदलाव क्या है। मान्यवर, आज मैं इतना कह रहा हूं कि हमने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से हमने उठाए हैं। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, पहले 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25-25 हजार की भीड़ आती। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक भी दृश्य अभी देखा है 370 के बाद? ना, कोई नहीं करता साहब, क्योंकि हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं वो लोग डरे हैं? क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तापित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं, जेल अड्डा बनकर पड़ी रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जैमर लगाकर सख्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, वो जेल की सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं देगा। मान्यवर, बार काउंसिल में भी जो समर्थक थे उनको भी संदेश कर दिया गया है और रोजगार, पासपोर्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी हमने ढेर सारी चीजें करी हैं। मान्यवर, आदत पड़ गई थी हमले हो तो बुला देना, इधर उधर कोई बड़ा एक्शन ले लेना जिससे दूसरे दिन के अखबार के टाइटल बदल जाए। हम छिपाने में विश्वास नहीं करते हैं। मान्यवर, हमारे समय में भी हमले हुए शुरू में, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी थी। उरी में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर जवाब देने का है। हमें संवेदनशीलता कश्मीर के युवाओं के लिए, मगर संवेदनशीलता की व्याख्या टेररिज्म के लिए नहीं। माफ करना दिग्विजय जी, टेररिस्टों के लिए हमारे मन में कोई संवेद नहीं। हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए, स्वागत है उनका। मन मैं आज भी कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। अगर कश्मीर में भी युवा भले हाथ में हथियार पकड़ा हो, हथियार डाल दे, कानून की अदालत के शरण में आए, हम उसका स्वागत करते हैं। संवेदना से हमारा हृदय भरपूर। मान्यवर, हमने जो किया है वो युवाओं के लिए किया है। मान्यवर, ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। हमने धारा 370 और 35A को हटा दिया। मान्यवर, धारा 370 और 35 से कश्मीर के लोगों को तो अन्याय करती ही थी, मगर देश के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचा। ये सिर्फ कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, मनोज जाजिब कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, 130 करोड़ लोगों का सवाल था। हमारे स्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त सवाल उठाया था और नेहरू जी की मिनिस्ट्री छोड़ दी थी कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और इसलिए इन्होंने इस पर आंदोलन किया और उनकी शंकास्पद मृत्यु हो गई और वो शहीद हो गए। मान्यवर, आज मुझे आनंद है, कश्मीर के लिए मरने वाला हर फौजी
छोटे से छोटा व्यक्ति, नागरिक से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक जिनने बलिदान दिया है, वो सभी लोगों की आत्मा आज इस देश में से 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान समाप्त कर संतुष्टि का सांस लेगी। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्यवर ऐतिहासिक फैसला है और ये फैसले को मैं बहुत मन के साथ 130 करोड़ की जनता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन। मान्यवर, आज एक संविधान, एक राष्ट्रध्वज और एक प्रधानमंत्री बन चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार हो चुका है। 2 राजधानी रखी, 2 दरबार रखे, सालाना 200 करोड़ रुपए का खर्च होता है। मान्यवर, अब एक केंद्रीय कानून है, जो केंद्रीय कानून है सभी राज्यों में जाता है, ऐसे कश्मीर में भी जाता है। मान्यवर, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इसको पहली बार मान्यता देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 35A के तहत कश्मीर की महिलाओं को न्याय देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मान्यवर, शिक्षा हो, नौकरी हो, पहली बार रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पहली बार एसटी समुदाय को विधानसभा में आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट पहली बार धारा 370 जाने के बाद वहां हुआ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा का कानून पहली बार जम्मू कश्मीर में धारा 370। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पहली बार 370 समाप्त होने के बाद। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में 370 जाने के बाद। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पहली बार जम्मू कश्मीर में 370। साहब, ये विसल ब्लोअर, ये भ्रष्टाचार के जुड़ा हुआ मामला है। जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक को पूछो, सिफारिश के सिवाय नौकरी नहीं मिलती थी। बड़ी परेशानी थी, भ्रष्टाचार होता था, क्योंकि 3 ही परिवारों का शासन। क्यों विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट वहां लगाएंगे? अभी झारखंड में किसी MP के यहां, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई। मान्यवर, गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक भी घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं किया, एक भी। मान्यवर, ये खड़े हो गए। चलो, इंडिया अलायंस ने, मान्यवर, इंडिया अलायंस ने इसकी टीका भी नहीं की। मान्यवर, अभी कहेंगे correction is elected, but take it. मान्यवर, मुझे मालूम है नहीं बैठेंगे, क्योंकि OBC को सम्मान देना है, महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, ये नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। वॉकआउट करेंगे। कितनी भी कटु बात को हम सुन लिए, अब आप जवाब नहीं सुनोगे? क्या बात है? 6 घंटे तक मैंने सुना है आपको, कैसे नहीं सुनोगे मुझे? चले खड़गे साहब, प्लीज बैठ जाइए। मेरा निवेदन साहब, आप बड़े नेता हैं, बैठ जाइए। होम मिनिस्टर सेज विल गो ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर, ये कहते हैं कि क्या बदलाव आया है? OBC बोलिए साहब, OBC बोलिए, महिला और OBC के लिए नहीं बैठ सकते।
मान्यवर, बहुत सारे पीयूष भाई जैसे भले हृदय के लोगों को था कि ये जवाब सुनेंगे, मैं इनकी ऑफिस में कॉफी पीने के लिए गया, मैंने कहा नहीं सुनेंगे। तो पीयूष भाई ने मुझे पूछा क्यों नहीं सुनेंगे, मैं कोई कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित रूप से इन्होंने काका काललकर कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया, और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। अभी अभी इनके नेता को किसी एनजीओ ने लीक कर दिया है, अर्थ मालूम है या नहीं है मालूम नहीं, कभी पूछ ले कोई फुल फॉर्म तो तकलीफ आ जाए मान्यवर, परंतु अभी एक लीक कर दिया है तो ओबीसी ओबीसी ओबीसी। तो एक पत्रकार मुझे कह रहा था इतना बोले मैं कि इसकी एक तिथि होती है 180 दिन, पहली बार कब मिले बोले वो देख लेना, 180 दिन के बाद विषय बदल जाएगा। इसमें कुछ मन से नहीं होता ऐसा। पूरा जीवन इनके पिताजी ने संसद के लोकसभा में खड़े रहकर मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध कर दिया, वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। मुझे तो भरोसा साहब नहीं बैठेंगे, मगर साहब ये पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी जी हमारी यात्रा के संयोजक थे, लाल चौक में तिरंगा फहराना था, हम सभी गए थे, हमें जाने नहीं दिया। मोदी जी और कुछ लोग जान की परवाह करे बगैर गए और तिरंगा फहरा है। तिरंगा फहराने के लिए भारत के हिस्से पर सेना को दखल करना पड़ता था, वही लाल चौक में 26 जनवरी को घर घर तिरंगा फहरा गया। मान्यवर कहते हैं क्या परिवर्तन आया है। 30 साल से थिएटर बंद थे, थिएटर नहीं चलते थे कश्मीर में। क्यों नहीं चलते थे मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना, परंतु आज कश्मीर में 3 थिएटर चालू हो गए हैं और 18 थिएटर घाटी में खुलने के प्रयास कर रहे हैं, और कई लोगों ने लोन का एप्लीकेशन किया। मान्यवर, शूटिंग नहीं होता था, 21 से अब तक 24 तक 100 शूटिंग हो चुके हैं मान्यवर, 100 शूटिंग हो चुके हैं मान्यवर। ये सब कहेंगे इसको भी धर्म के चश्मे से देखेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि मुहर्रम का जुलूस भी 30 साल तक नहीं निकला था, अभी नरेंद्र मोदी सरकार के समय में। मान्यवर, इनको बदलाव दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा उनके चश्मे में खराबी है, वो आज भी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि देश आपकी स्वीकृति का मोहताज नहीं है। देश की जनता अब समझ चुकी है कि कश्मीर के सवाल के मूल में जवाहरलाल नेहरू की गलतियां थी, वो पूरा देश। मान्यवर, जीएसडीपी वो डेवलपमेंट का बड़ा द्योतक होता है। 1 लाख करोड़ का जीएसडीपी था 2014-15 में, और आज 2,27,927 करोड़, डबल हो चुका है। डिग्री कॉलेज 94 थे, आज 147 है। ना आईआईटी था, ना आईएम था, ना एम्स था। आईआईटी भी खुल चुका, आईएम भी खुल चुका, 2 एम्स की प्रक्रिया चल रही है, एक खुल चुका है, दूसरा खुल जाएगा। मेडिकल कॉलेज 4 थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले। नर्सिंग कॉलेज एक भी नहीं था, 15 नर्सिंग कॉलेज खुले। मेडिकल सीट 500 थी, आज 1300 मेडिकल सीटें हैं। पीजी मेडिकल सीट 367 थी 70 साल में, आज 297 नई जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मिड डे मील के तहत सिर्फ रिकॉर्ड पर, करप्शन तो जो होता होगा, रिकॉर्ड पर 6 लाख बच्चों को भोजन मिलता था, आज 9,31,000 बच्चों को भोजन मिलता है मान्यवर। और मान्यवर 30 लाख से टूरिस्ट का आंकड़ा 2 करोड़ पार कर गया मान्यवर। ये बताता है कि घाटी में ठीक है। 1485 से अधिक होम स्टे, अभी बताया जांगड़ा जी ने कि पहचान छुपा कर जाना पड़ता था, अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, परिचय नहीं दे सकते थे। यहां घाटी के मुसलमान भाइयों के वहां होम स्टे चल रहा है, और गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से जाने वाले व्यक्ति इनके घर में रहकर खाना खाकर घाटी का लुत्फ। ये
लगभग 10,000 बिस्तर होम स्टे के अंदर हो गए मान्यवर। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रतिवर्ष 1100 का एवरेज था, अब 8,086 किलोमीटर का एवरेज बना है। 47 स्मार्ट सिटी के तहत योजनाएं थी, आज 173 है। प्रधानमंत्री आवास सिर्फ 24,000 बने थे, आज 1,45,000 बने हैं। घरेलू नल कनेक्शन सिर्फ 7,82,000 थे, आज 13,54,000 बने हैं। गठित की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप 4,000 थी, आज 19,000 है। माननीय शिशु मृत्यु दर जो सबसे कठिन हेल्थ पैरामीटर है, इसका गिरावट बहुत कठिनता के साथ होता है। जो हेल्थ के पैरामीटर्स को जानते हैं उनको मालूम होगा। 1,000 पर 22 शिशु मारे जाते थे, आज 1,000 पर सिर्फ 16 शिशु मारे जाते हैं। 47 जन औषधि केंद्र थे, आज 227 जन औषधि केंद्र वहां पर स्थापित हो चुके हैं। मान्यवर, इनको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं आज चले गए हैं, मगर दिग्विजय जी को कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी के हृदय की संवेदना है कि घाटी और जम्मू में इतना बड़ा बदलाव डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर हुआ है। मान्यवर, सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में 30,000 करोड़ का भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया। रेलवे का पैसा अलग, नेशनल हाईवे का पैसा अलग। मान्यवर, लगभग पेंशन के लाभार्थी सिर्फ 6 लाख थे, रजिस्ट्रेशन नहीं होता था जम्मू की साइड से। अब ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन के बाद 10 लाख लाभार्थी पेंशन के हो गए हैं। फूड सिक्योरिटी का कवरेज 43.8% था, आज 100% हो चुका है। हेल्थ कवरेज देश भर में एकमात्र राज्य ऐसा है जहां प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना मान्यवर सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, गरीब से लेकर धनी से धनी तक, फारूक अब्दुल्ला जी तक, सभी को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलता है। ओपन डेफिकेशन 50 से 60% था, अब 100% है। ऑनलाइन सर्विसेज सिर्फ 60 सेवाओं में थी, आज 1100 सेवाओं में ऑनलाइन सर्विसेज हो गई है। और स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी सिर्फ 2 लाख थी, आज 2022 में जम्मू कश्मीर के 60 लाख युवाओं ने खेलों में हिस्सा लिया। मान्यवर, पूछते हैं कि क्या बदलाव आया, मैं इनको ही बताना चाहता हूं। और मान्यवर, ढेर सारी चीजें हैं, अब ये चले गए हैं, मैंने दूसरे सदन में भी बताया, मगर मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी ने लाल किले से प्राचीर से इस देश को वादा किया था, और मोदी सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं इस चीज पर अड़े हैं कि कश्मीर के युवाओं को हाथ में कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ेगी, पत्थर नहीं लेने पड़ेंगे, इनके हाथ में लैपटॉप और किताबें भी होगी, नए कश्मीर की शुरुआत होगी। मान्यवर, आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनने की शुरुआत हो गई है। नया कश्मीर, विकसित कश्मीर, जब विकसित भारत बनेगा, कश्मीर देश के सभी राज्यों के समकक्ष होकर वहां पर खड़ा होगा। दुनिया भर के यात्री आएंगे ऐसे कश्मीर की रचना के लिए। ये जो विधेयक लेकर मैं आया हूं, मैं आपको निवेदन करता हूं सभी लोगों को